अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेजबान। आईनी तरामीम के मामले पर हुकूमत और इत्तेहादी जमातें एक पेज पर हैं और हर सूरत आईनी तरामीम लाना चाहते हैं। इस सिलसिले में हुकूमत के साथ साथ इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी भी खासे सरगर्म हैं। आईनी तरामीम पर इत्तेफाक राय के लिए उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान से मुतादिद मुलाकातें की और मौलाना की तजावीज़ पर आईनी तरामीम में तब्दीलियां भी की गई हैं। इस सिलसिले में JUI और पीपल्स पार्टी के दरमियान राब्ते जारी हैं और राब्तों का काम कामरान मुर्तज़ा और साथ में मुर्तज़ा वहाब जो कि कराची के मेयर भी हैं और तर्जुमान है बिलावल भुट्टो के, वो कर रहे हैं। मर्रलवाद गुफ्तगू हो रही है। आज मौलाना फजलुर रहमान ने सहाफ़ियों से बड़ी अहम मुलाकात की और उन्होंने हमसे कुछ ऑफ द रिकॉर्ड और कुछ ऑन द रिकॉर्ड गुफ्तगू की। मौलाना साहब ने हमें बताया कि हुकूमत ने उनकी तजावीज़ पर आर्टिकल 8 में की जाने वाली तरमीम मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दी है। मौलाना को हुकूमत ने यह पैगाम भेजा कि उनके कहने पर जजेस की उम्र 65 से 68 साल करने की जो तजवीज़ थी वो भी ख़त्म कर दी गई थी। आईनी अदालत के जजेस की मुद्दत की जो थी, आईनी अदालत का जो इस्टेब्लिश करना था, आईनी अदालत को बनाना था, वो तजवीज़ भी हुकूमत ने मौलाना साहब को ये पैगाम भिजवाया कि ये तजवीज़ जो है ये भी आपकी थी, तो इस पर आइए और हमारा साथ दीजिए। उसके अलावा आईनी अदालत के सरबरा की उम्र 67 साल भी हो सकती है या उनकी मुद्दत मुलाजमत एक फिक्स टर्म के लिए भी हो सकती है। इस मामले पर भी मौलाना साहब जो हैं वो मान सकते हैं, लेकिन अभी तक उनके साथ कोई और ड्राफ्ट जो है वो शेयर नहीं किया गया। इस मामले पर जुज़ियात अभी तय होनी है। मौलाना चाहते हैं कि आईनी तरामीम के मामले पर PTI को भी ऑन बोर्ड लिया जाए और वो खुद इसके लिए कोशिश भी कर रहे हैं। हुकूमत जजेस की तादाद में भी मौलाना की जो तजवीज़ थी कि नहीं बढ़ा रही, तो हुकूमत वो भी नहीं बढ़ा रही। आईनी तरामीम के मामले पर बिलावल भुट्टो के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब और JUI के सीनियर रहनुमा कामरान मुर्तज़ा साहब जो हैं वो राब्तों में हैं। मौलाना का ये भी कहना है कि हुकूमत उनसे आईनी तरामीम का ड्राफ्ट जब शेयर करेगी, मौलाना अपना ड्राफ्ट शेयर करेंगे और उससे आगे बात बढ़ेगी। मौलाना की गुफ्तगू से एक बात वाज़ेह है कि वो आईनी अदालत के क़याम पर मुतफ़िक हैं, लेकिन वो जजेस की तैनाती के मामले पर में पार्लिमान का किरदार चाहते हैं। उन्होंने ये तजवीज़ भी दी कि आईनी अदालत में जो भी चीफ जज लगे उनकी टर्म भी फिक्स हो सकती है। आईनी अदालत के लिए सरबराह के तौर पर सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर जजेस को भी कंसीडर किया जा सकता है। मौलाना फजलुर रहमान ने इस ख्वाहिश का इजहार भी किया कि आईनी तरामीम इत्तेफाक राय से मंजूर हो तो बेहतर होगा। उनके बकौल एक्सटेंशन मफादात की बुनियाद पर नहीं, ज़रूरत की बुनियाद पर होनी चाहिए। किसी शख्स के लिए तरमीम के हक में नहीं है। वो चाहते हैं कि मफादात से बालातर होकर वसी तर कौमी मफाद में तरमीम हो। उनके बकौल लड़ाई और डेडलॉक अपने मनपसंद अफराद के लिए है। इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान का मजीद कहना था कि इस वक्त 2 सूबे बलूचिस्तान और खैबर पुख्तनख्वा जो है वो मुसल्लह ग्रोहों के कब्जे में है। रियासत की अमलदारी ख़त्म होती जा रही है। कौम परस्त अलहदगी की बात करें तो दाखिली मसला करार दिया जाता है। एक सूबे से कौम परस्त और दूसरे से मजहबी जमातों को धांधली के जरिए बाहर किया गया। मौलाना फजलुर रहमान की गुफ्तगू से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो आईनी तरामीम पर नीटी ग्रीटी के साथ वो राज़ी हो सकते हैं, लेकिन वो तजावीज़ जिससे वो मुतफ़िक नहीं है वो हुकूमत को निकालनी पड़ेंगी, वरना आगे बढ़ना जो है वो इतना आसान नहीं होगा। मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के बाद हमें बिलावल भुट्टो की इस बात की तस्दीक होती भी नजर आ रही जो उन्होंने गुज़श्ता हफ्ते लाइव विद आदिल शाहजेब में गुफ्तगू करते हुए हमसे कही थी। उनके बकौल मौलाना साहब आईनी पैकेज पर मान जाएंगे। JUI का जो किरदार रहा है जब भी आईन साजी इस मुल्क में हुआ है वो एक मुस्बत किरदार रहा है। तो मेरा उम्मीद है कि JUI के साथ इंगेज करके वो भी अपोजिशन में रहते हुए एक मुस्बत किरदार अदा करेंगे और मेरा पूरा कोशिश होगा कि हम इनके साथ इस पे करते हैं। आईनी तरामीम के मामले पर सदर आसिफ अली जरदारी, नून लीग के कायद मियां नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकातें कर चुके हैं। इसके अलावा हुकूमती वफूद की मुलाकातें भी हुई, लेकिन उनमें कोई खातिर ख्वाह नतीजा नहीं निकल सका। बिलावल भुट्टो से होने वाली मुलाकातों के बाद इस मामले में कुछ बर्फ हमें पिघलती नजर आई। JUIF को आईनी तरामीम पर क्या एतराज़ात हैं वो तो हमने आपके सामने रखे, लेकिन जो कामरान मुर्तज़ा साहब ने हमारे शो में गुफ्तगू कर दी थी, अदालत पर तो आपको एतराज़ नहीं, लेकिन आपको असल में
बुनियादी एतराज़ात हैं क्या? अदालतें सेट असाइड कर सकती हैं ऐसे कवानीन को भी जो कि बुनियादी इंसानी हकूक से मुतसादिम होते हैं, तो उसका नेट जो है ये टाइट करना चाह रहे थे। उससे मुतल्लिक जो ना बुनियादी इख्तलाफ था, बुनियादी इख्तलाफ जो है आर्टिकल 51 को जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को इनफेक्टिव करना था, वहाँ पे था 106 के हवाले से था, 63A के हवाले से है, आर्टिकल 199 में नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से हाई कोर्ट के इख्तियारात पे कदगन लगानी थी, उस हवाले से था। नाज़रीन, इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है बिलावल भुट्टो के तर्जुमान और मेयर कराची जनाब मुर्तज़ा वहाब साहब ने। मुर्तज़ा वहाब साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आज मौलाना साहब से हमारी बड़ी तफसीली डिस्कशन हुई और उसमें हमें पता चला कि कामरान मुर्तज़ा साहब और आप जो हैं राब्ते में हैं, ड्राफ्ट वगैरह जो हैं आप उनके साथ शेयर करेंगे, लेकिन मौलाना साहब अभी भी ये कह रहे हैं कि हमारे साथ अभी शेयर कुछ भी नहीं हुआ। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है? क्या ये मामला अगले 3 से 4 दिनों में हल हो जाएगा और आप मुतफिक हो जाएंगे? आप कम से कम अपना जो भी उससे डॉक्यूमेंट, मुसविदा तो नहीं कह सकते, डॉक्यूमेंट कब तक शेयर कर देंगे मौलाना के साथ? आदिल, बहुत शुक्रिया। मैं भी एक और टीवी चैनल पे भी था, वहां पे भी मैंने इस चीज को एक्सप्लेन किया कि कामरान मुर्तजा साहब के साथ मैं राब्ते में हूँ, मैं इन टच हूँ। और जो मौलाना साहब की और बिलावल साहब की आखिरी मुलाकात में तय हुआ था कि दोनों सियासी जमातें अपना अपना ड्राफ्ट तैयार करके साथ बैठ जाएंगी, तो कामरान साहब जो हैं वो अभी तक इस बात पर बजिद हैं कि पीपल्स पार्टी अपना ड्राफ्ट उनके साथ शेयर कर ले। वो अपना ड्राफ्ट हमारे साथ अभी शेयर नहीं करना चाहते। तो ये इसकी मौजूदा सूरत हाल है। मैंने उनको गुजारिश ये की कि हुकूमत अपना ड्राफ्ट जो है वो आपके साथ शेयर कर चुकी है, उसमें जिस क्लॉज के ऊपर, जिस भी चीज के ऊपर आपका पॉइंट ऑफ व्यू मुख्तलिफ है, आपका नुक्ता नजर मुख्तलिफ है, तो आप उसकी एक अमेंडमेंट प्रपोज कर लें या कह दीजिए आपको इस बात से इत्तफाक नहीं है। तो बॉल इज इन देयर कोर्ट, वी आर वेटिंग फॉर देम टू शेयर देयर ड्राफ्ट एंड देन वी कैन प्रोसीड फर्दर। अच्छा मुर्तज़ा साहब, हमें तो इम्प्रेशन ये मिला इस मुलाकात में, कामरान मुर्तज़ा साहब भी मौजूद थे, कि उन्होंने जो भी जिन क्लॉजेस पर और आर्टिकल अमेंडमेंट्स पर उनको एतराज़ात थे वो आपके साथ शेयर हो चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 8, अब वो मौलाना साहब ये कह रहे हैं कि वो अमेंडमेंट जो है वो ड्रॉप हो चुकी है, तो आपके साथ तो वो ये सारी चीजें शेयर कर चुके हैं। तो ये कहना कि पहले मैं दूं या वो दूं, ये तो कोई इतना खास मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं जी। आदिल साहब, मैंने खुद ये बात उनको कन्वे की है कि आर्टिकल 8, आर्टिकल 51, आर्टिकल 106 की जो अमेंडमेंट्स हैं उसके ऊपर हम हुकूमत को कायल कर चुके हैं कि उसको अभी टेबल करने की जरूरत नहीं है, उसको ड्रॉप कर दिया जाए। और हुकूमत ने इस बात से इत्तफाक किया। इनफैक्ट आर्टिकल 199 के अंदर भी एक लफ्ज का इजाफा था जिसके ऊपर JUI के कामरान मुर्तजा साहब को एतराज था, तो हमने उसके ऊपर भी हुकूमत को कायल किया। तो ये बात तो ऑन रिकॉर्ड है कि आर्टिकल 8, 51, 106 और 199 के एक जुमले के इजाफे के ऊपर हुकूमत जो है उसने अपनी तस्हीह कर ली और वो इस मामले को मजीद आगे लेकर नहीं चल रही। इसके अलावा अगर उनको कोई एतराज है तो वो बिल्कुल कन्वे करें, अभी तक उन्होंने हमें कन्वे नहीं किया। अच्छा, इस पर मुर्तज़ा वहाब साहब, जो हम मौलाना साहब की गुफ्तगू से हमने जो क्रक्स है वो ये है कि जो एग्रीमेंट है वो ये है कि आईनी अदालत बननी चाहिए। दूसरा, उन्होंने ये भी कहा कि उस पर हम बात कर सकते हैं कि जो चीफ जज लगेगा उनकी मुद्दत जो रिटायरमेंट एज है जो भी है वो 67 कर दी जाए। ये भी तजवीज़ है कि फिक्स टर्म के लिए किसी को लगा दिया जाए। ये भी एक तजवीज़ है कि 3 सीनियर मोस्ट जजेस में से सुप्रीम कोर्ट में से किसी को लगा दिया जाए। तो इस पर तो एग्रीमेंट है। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि जजेस की जो तकर्रुरी है उसमें पार्लिमानी कमेटी का किरदार अदा होना चाहिए। पीपल्स पार्टी भी इस पर तकरीबन मुतफिक है। तो बाकी तो कोई ऐसी चीज नहीं है जिस पर कोई डिसएग्रीमेंट। जी, मैं आदिल बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने सारी बातें खुद कर ली। जी, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि आईनी अदालत के उसूल के ऊपर, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर किसी सियासी जमात को कोई एतराज नहीं है। और आपने खुद अब मौलाना साहब को गुफ्तगू के बाद आपका भी ये अंडरस्टैंडिंग हो गई है जी। तो ये जो बार बार चहमगोइयां की जा रही है ना कि इसके ऊपर कंसेंसस नहीं है, मैं समझता हूँ ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि आईनी पैराए में रहते हुए उन्होंने एक ऐसी सोल्यूशन
प्रपोज की है, जो कि एक लॉन्ग स्टैंडिंग पाकिस्तान की आवाम का इशू था, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को भी उसके ऊपर कायल किया और सियासी जमातों को भी किया, और मौलाना साहब जैसे जीरक सियासतदान को भी इस हवाले से हमने कायल कर लिया है। अब वो जो अगेन आखिर में जो पैरामीटर्स तय करने हैं ना, उसूल को किस तरीके से आप वज़ा करेंगे, सिर्फ उसके ऊपर इंतजार है। अगर कामरान मुर्तज़ा साहब अपने पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर करके कोई एक कागज मुझे भेज दें तो हम उस चीज को आगे लेकर चल सकते हैं। मुर्तज़ा साहब, अगर तो कोई डिसएग्रीमेंट है, सच है नहीं, तो इस पर क्यों डिसएग्रीमेंट है कि पहले आप मुसवदा दें, आप कह रहे हैं पहले आप मुसवदा, ये तो देखिए आईनी बहरान से निकलने की अगर गुफ्तगू हो रही है, पहले पीपल्स पार्टी शेयर कर दे, इसमें क्या बात है? नहीं, मैं गुजारिश आपको ये करना चाह रहा हूँ कि ड्राफ्ट जो है वो तो हुकूमत का है जी। उस हुकूमती ड्राफ्ट के ऊपर पीपल्स पार्टी को जो एतराज था, पीपल्स पार्टी ने हुकूमत को कन्वे किया जी, और कन्वे करने के बाद हुकूमत को बहुत सारे पॉइंट्स पर कायल करते हुए उन पॉइंट्स को ड्रॉप कराया। ये जो 4 पॉइंट्स आपने जिक्र किए, इसके अलावा बहुत सारे पॉइंट्स थे जिसके ऊपर हमने हुकूमत के साथ इंगेज किया। तो हमने तो अपना वो काम कर लिया और ये बात उनके साथ शेयर कर ली। अब अगर कामरान मुर्तज़ा साहब को किसी भी पॉइंट के ऊपर कोई एतराज है, आपने खुद कहा ना कि मौलाना साहब कहते हैं आईनी अदालत होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, टिक कर दिया जी। दूसरा, मौलाना साहब ने इस बात से भी इत्तफाक किया कि पार्लियामेंट्री इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए जजेस की तकर्रुरी में, बिल्कुल तकर्रुरी के अंदर जी। तो इस पॉइंट पर भी हम मुत्तफिक हो गए। उन्होंने कहा जी जो चीफ जस्टिस होंगे उसका टेन्योर होना चाहिए और जज साहिबान का टेन्योर होना चाहिए। हमने कहा ठीक है जी, इस बात पर भी हम मुत्तफिक हो गए। चौथी चीज, हुकूमत ये कहती है कि रिटायरमेंट एज 68 होनी चाहिए, हम ये कहते हैं कि रिटायरमेंट एज नहीं होनी चाहिए। मौलाना साहब कहते हैं कि रिटायरमेंट एज नहीं होनी चाहिए। इसके ऊपर वो अपना प्रपोजल हमें दे दें कि भाई टर्म बेस चलना है या रिटायरमेंट की एज के ऊपर चलना है, तो हम इस मामले को आगे ले जा सकते हैं। ठीक है। आखिरी चीज जो मौलाना साहब प्रपोज कर रहे हैं कि तकर्रुरी जो है ना सिर्फ सीनियोरिटी पर ना हो, वो मेरिट प्लस सीनियोरिटी के ऊपर हो जी। इसके ऊपर गुफ्तगू की जा सकती है कि आप सिर्फ सीनियोरिटी को मद्देनजर रखें या आप उसके अंदर मेरिट के क्राइटेरिया को ऐड करें। ये पार्लियामानी इस पर गुफ्तगू हो सकती है। आखिर में मुख्तसर मुर्तज़ा वहाब साहब, मिलिट्री कोर्ट्स वाला जो मामला है, सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल वाला जो मामला है, तो एक पॉइंट ऑफ व्यू मौलाना साहब का ये भी था कि शायद इस वक्त मुल्की हालात ऐसे हैं, खुसूसन 2 सूबों में, कि इस पर वो अभी उन्होंने डिसीजन नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा इस पर गुफ्तगू जो है वो हो सकती है। पीपल्स पार्टी का क्या स्टांस है इस पर? अच्छा, ये आपने अगेन अच्छा किया कि आपने इस बात को जिक्र किया। बिलावल साहब की जब हुकूमत के साथ गुफ्तगू हुई और जब मौलाना साहब के साथ भी गुफ्तगू हुई, तो बिलावल साहब ने उसमें कहा कि जब 2014 में आपने आईनी तरमीम की थी तो उस जमाने में एक नेशनल कंसेंसस बिल्ड किया गया था। मियां नवाज शरीफ साहब उस जमाने में वजीर आजम थे, आसिफ अली जरदारी साहब ने पीपल्स पार्टी को लीड किया, मौलाना साहब भी मौजूद थे, इमरान खान साहब भी मौजूद थे, और सबने कंसेंसस बिल्ड करने के बाद वो तरमीम की और तरमीम को बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया। तो बिलावल साहब का नुक्ता नजर ये कि इस फैसले को करने से पहले एक सिक्योरिटी ब्रीफिंग कर ली जाए नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से कि हमारे क्या क्या इश्यूज हैं, और उसके बाद इस तरमीम के ऊपर हम गुफ्तगू कर सकते हैं। तो नेशनल कंसेंसस बिल्ड करने की जरूरत है इस हवाले से। लेकिन पीपल्स पार्टी बिल्कुल क्लियर है कि जो कुछ भी किया जाए वो सुप्रीम कोर्ट का जो माजी का फैसला है उस फैसले के पैराए में रहते हुए करें, ताकि तमाम चीजें जो हैं वो कानून के मुताबिक हों। मुर्तज़ा वहाब साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, कॉलमिस्ट और सहाफ़ी जनाब अमार मसूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी मौलाना साहब के साथ जो ये मुलाकात थी जर्नलिस्टों की वहाँ पर मौजूद थे। अमार साहब, बहुत शुक्रिया। आपका टेक अवे क्या था मौलाना साहब की? मेरा तो जो टेक अवे था उसमें तकरीबन जो 2 मेन चीज़ें हैं उस पर मौलाना साहब एग्री हैं। आईनी अदालत होनी चाहिए, जजेस के जो उन्होंने कहा 67 तक भी जा सकता है, 3 सीनियर मोस्ट जजेस से भी लिया जा सकता है, और इसके अलावा जो है एक फिक्स टर्म भी हो सकती है। फिर पार्लिमानी कमेटी उन्होंने कहा कि उस पर भी इत्तेफाक है। इस वक्त जो डिसएग्रीमेंट मुझे नजर आया मुर्तज़ा वहाब साहब से गुफ्तगू करने के बाद कि पीपल्स पार्टी कह रही है उन्हें आप हमें अपना ड्राफ्ट पहले दें, वो कह रहे हैं आप अपना ड्राफ्ट पहले दें। जी अमार साहब। जो मुर्तज़ा वहाब साहब कह रहे हैं डिसएग्रीमेंट वो नहीं है।
ड्राफ्ट हुकूमत को पेश करना था। मैं आज जो मौलाना साहब से गुफ्तगू हुई है उसको 5 हिस्सों में तकसीम करता हूँ और मुख्तसरन आपको वो 5 हिस्से बता देता हूँ। पहली बात तो ये है, डिसएग्रीमेंट ये नहीं है कि पीपल्स पार्टी पहले ड्राफ्ट पेश करे या मौलाना फजलुर रहमान, ड्राफ्ट हुकूमत ने पेश करना था। ट्रेजिडी ये है कि पीपल्स पार्टी के पास मुख्तलिफ ड्राफ्ट था और मौलाना फजलुर रहमान के पास मुख्तलिफ ड्राफ्ट था ये, और उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर था कि जल्द अज जल्द इस तरमीम को मंजूर कर दें। तो ये बिल्कुल बच्चों वाली चीज थी कि किसी को कोई ड्राफ्ट मिल गया, किसी को कोई ड्राफ्ट मिल गया। ये बात हमने पहले सुनी थी, मौलाना साहब ने आज बहुत क्लैरिटी के साथ बताई कि 2 डिफरेंट ड्राफ्ट थे। अभी तक ड्राफ्ट के मामले में इबहम है, अभी तक फाइनल चीज नहीं आ सकी, पहला मसला। दूसरा जो उनकी गुफ्तगू से ये लगा, वो बाज़ मुझे आज भी लगा कि मौलाना साहब ने जब हमें बुलाया तो ये उसी तरह बुलाया जिस तरह नवाज शरीफ साहब किसी जमाने में लोगों से मशवरा करते थे कि आप बताएं मैंने क्या करना है। हालांकि उन्होंने पहले सोचा होता था कि उन्होंने क्या करना है, लेकिन एक इंडोर्समेंट चाहिए होती है। तो आज जो हम सब लोगों को बुलाया उसमें भी एक तरह की वो इंडोर्समेंट चाह रहे थे। आईनी अदालतों के हवाले से मुझे यूं लगा कि वो इस बात को तस्लीम करते हैं कि एक आईनी अदालत होनी चाहिए जो आइन के मामला को लेके, एक अदालत वो होनी चाहिए जो मुकदमात की तरफ है। तीसरा मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से, उससे भी मुझे यूं लगा कि मौलाना साहब की ताईद हासिल है मिलिट्री कोर्ट के फैसले को, लेकिन उसके लिए अगर सनशाइन क्लॉज लगे, उसको टाइम बाउंड कर दें 1 साल 2 साल 3 साल के लिए, लेकिन उसके लिए वक्त मुय्यन कर दें। इसी में एक सवाल ये भी पेश आया कि क्या पीटीआई के लोगों का जो है वो ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है पॉलिटिकल, लेकिन इसमें अब देखिए 2 तरह की इसमें आ रहा है। एक तो ये है कि वो सारे सिविलियन है, उनका सिविलियन कोर्ट में होना चाहिए। जो मिलिट्री कोर्ट्स में होना चाहिए उसकी वजूहात लोग ये देते हैं कि उनके जराइम, उन्होंने शहबाज शरीफ का घर नहीं जलाया था, उन्होंने बिलावल भुट्टो के घर पे हमला नहीं किया था, मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर कोर कमांडर हाउस जला दिया आपने, जीएचक्यू पे हमला कर दिया आपने, शहदा की यादगारें जला दी और फिर फौज के खिलाफ बगावत पे लोगों को उकसाया। तो ये जराइम मिलिट्री के खिलाफ है। तो इस वजह से एक तबका फिक्र कहता है कि ये इनके मुकदमात मिलिट्री कोर्ट्स में होना चाहिए। मौलाना साहब मुझे लगा एग्री करते हैं, लेकिन सनशाइन क्लॉज के साथ। चौथा नुकता ये है कि चीफ जस्टिस की उम्र के हवाले से भी उन्होंने एक मिसाल दी कि बांग्लादेश में ऐसा हो चुका है और अगर एज 67 कर दी जाए, टेन्योर मुय्यन कर दिया जाए, बहरहाल वो एक तौजीह तलाश कर रहे हैं कि किसी तरह ये सब कुछ हो जाए। जो सबसे मेरे ख्याल में ये सियासी की सबसे इम्पोर्टेंट बात जो उन्होंने की वो केपीके और बलूचिस्तान की सूरत हाल के हवाले से की। उन्होंने जब ये कहा कि रियासत इन 2 सूबों से खत्म हो चुकी है, उन्होंने जब ये वाकयात बताए कि उनके अपने गांव में इर्द गिर्द वो दहशतगर्द घूमते हैं जिनके हाथों में रॉकेट लॉन्चर होते हैं और वो किसी वक्त भी उनका घर भी तबाह कर सकते हैं। 3 बजे के बाद बाज इलाके, पाकिस्तान के बाज इलाके, रियासत पाकिस्तान के बाज इलाके ऐसे हैं जहां पुलिस नहीं जा सकती। टोल प्लाजों पर दहशतगर्दों का कब्जा होता है, वो वहां से टोल वसूल करते हैं, भत्ता वसूल करते हैं। तो ये सारी सूरत बहुत खतरनाक थी। फिर उन्होंने आसिफ जरदारी साहब के हवाले से बात की कि जब आसिफ जरदारी उनसे मुलाकात के लिए आए तो आसिफ जरदारी ने तखलिये में उनसे ये कहा कि मौलाना साहब बस कर दें। दूसरी बात ये, और मोहब्बत में कहा, मजाक में कहा। और शहबाज शरीफ साहब ने कोई मतलब तरामीम के कानूनी नकात, कानूनी पहलुओं के हवाले से बात नहीं की, कोई लेकिन बात नहीं उन्होंने ये जरूर कहा कि हमें सपोर्ट करें, हमें सपोर्ट करें। एक नुक्ता अगर आप मुझे कहने दे जो दुरुस्त नुक्ता है जिसके ऊपर हम सबको मुत्तफिक होना चाहिए कि ये तरामीम अगर किसी पर्सन स्पेसिफिक होगी, जैसे यूं लग रहा है कि एक चीफ जस्टिस को रखना है, एक शख्स को चीफ जस्टिस नहीं बना देना, उसमें एक हुकूमत का फायदा है, दूसरी पार्टी का नुकसान। अगर ये पर्सन स्पेसिफिक होगी ये अल्टीमेटली नुकसानदेह होगी और इन्हीं जो लोग ये तरामीम कर रहे हैं कल को इन्हीं के गले का फंदा बनेगी। इफ्तिखार चौधरी के मामले में फंदा, ठीक है। चले अमार मसूद साहब, ठीक चले
अमार मसूद साहब, बड़े मुख्तसर वक्त में आपने वो क्रक दे दिया। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, वक्त पे चाहते हैं एक ब्रेक का, जिसके बाद बड़ी अहम एक खबर जो आई कि IMF ने पाकिस्तान के लिए जो 3 सालों के लिए $7 अरब कर्ज की मंजूरी दे दी है। IMF का जो बोर्ड इजलास आज हुआ उसमें ये मंजूरी आ चुकी है। इस पर गुफ्तगू करेंगे प्रोग्राम में, लेकिन आईनी मामलात के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान में हालिया दिनों रुनुमा होने वाले वाक़यात के बायस मुल्क आईनी और कानूनी बहरान की तरफ हमें बढ़ता नजर आया। पार्लिमान और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान रस्सा कशी की कैफियत भी अभी तक जारी है। अदलिया के हालिया फैसलों पर हुकूमती बेंचेस से सख्त तनकीद भी की जा रही है और मुख्तलिफ सवालात उठाए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के हवाले से दिए गए फैसले के बाद माहौल की गर्मी में मजीद इजाफा हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तें PTI को देने का हुक्म दिया है, जबकि कौमी असम्बली, पंजाब और सिंध असम्बलियों के स्पीकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिखकर दरख्वास्त कर चुके हैं कि मखसूस नशिस्तें PTI को ना दी जाएं। इस मामले पर अब तक इलेक्शन कमीशन 7 इजलास मुनकिद कर चुका है, लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कल एक दफा फिर एक और इजलास उन्होंने तलब किया और जराए का यह कहना है कि इलेक्शन कमीशन के 2 अरकान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद की भी राय दी है और कानूनी टीम की तजावीज से इत्तेफाक नहीं किया। अरकान ने राय यह दी कि सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला आने के बाद अमल दरामद ना करने की कोई गुंजाइश नहीं है। फैसले पर फौरी अमल दरामद करके नजरसानी की अपील का इंतजार किया जाए। इलेक्शन कमीशन कल फिर मामले पर मुशावरत करेगा। गुज़श्ता रोज इस मामले पर गुफ्तगू करते हुए साबिक चीफ जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी का क्या कहना था, जरा सुनिए। उस्मानी साहब, मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो फैसला आ चुका है, इसके बाद क्या आपको कोई आईनी बहरान पैदा होता नजर आ रहा है? जी, बहुत सख्त बहरान पैदा होगा जब तक कि इस जजमेंट को सस्पेंड न किया जाए, क्योंकि अगर ये जजमेंट सस्पेंड नहीं होती तो ये फाइनल जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की। लेकिन जब तक कि वो नहीं होता तब तक ये जजमेंट फाइनल है, और अगर इस पे एक्ट ना किया गया तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नोटिस इश्यू होंगी। अगर वो जजमेंट सस्पेंड नहीं होगी तो बहुत से लोग जो हैं उनके करियर खत्म हो जाएंगे। दूसरी जानिब मखसूस नशिस्तों के केस से मुतालिक 8 जजेस के वजाती हुक्मनामे पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट चीफ जस्टिस को भिजवा दी है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की जानिब से रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से 14 सितंबर के हुक्म पर 9 सवालात पूछे गए थे। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने जवाब में यह कहा है कि इलेक्शन कमीशन और PTI की दरख्वास्तों पर कोई कॉज लिस्ट जारी नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट के किसी कमरा अदालत में इन दरख्वास्तों पर समाअत नहीं हुई, जबकि जजेस के किसी चैम्बर में भी इन दरख्वास्तों पर बैठने के बारे में मालूमात नहीं। रजिस्ट्रार की जानिब से भेजे गए जवाब में कहा गया है कि वेबसाइट पर अपलोड होने से पहले फाइल रजिस्ट्रार ऑफिस को नहीं भिजवाई गई। वजाती हुक्म सीनियर जज के स्टाफ ऑफिसर के कहने पर वेबसाइट पर अपलोड हुआ। आपको बताते चले कि चीफ जस्टिस ने इस मामले पर इस्तिफसार यह किया था कि इलेक्शन कमीशन और PTI की मुतफरिक दरख्वास्तें कब दाखिल की गई, जजेस कमेटी के सामने दरख्वास्तें क्यों पेश की गई, नहीं की गई, दरख्वास्तें समाअत के लिए कब मुकर्रर हुई और इस हवाले से कोई कॉज लिस्ट क्यों जारी नहीं हुई, क्या फरीकैन और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी किया गया। चीफ जस्टिस ने यह भी पूछा था कि किस कोर्ट रूम या चैम्बर में किन जज साहिबान ने समाअत की, ऑर्डर सुनाने के लिए कॉज लिस्ट क्यों जारी ना हुई, हुक्मनामा जारी करने के लिए वक्त मुकर्रर क्यों ना हुआ, असल फाइल और असल हुक्मनामा जमा कराए बगैर वेबसाइट पर कैसे अपलोड हुआ। चीफ जस्टिस ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से यह भी पूछा था कि वजाहती हुक्मनामा सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट पर अपलोड करने का हुक्म किसने दिया, जिसका जवाब आज रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस को भिजवा दिया। आपको बताते चले कि इसके अलावा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ एक और दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर हो चुकी है। सीनियर सियासतदान अफरोज़ खटक की जानिब से दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि ये ऑर्डिनेंस आईनी तकाज़ों को पूरा किए बगैर जारी किया गया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस 2024 आइन के आर्टिकल 89 की खिलाफ वर्जी है। आपको याद दिलाते चले कि 20 सितंबर को सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के दस्तखत के बाद सुप्रीम कोर्ट तरमीमी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस 2024 नाफिज हो गया। इससे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी काबीना में ने सुप्रीम कोर्ट तरमीमी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस 2024 मंजूर किया था, जिसके मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज और चीफ जस्टिस के नामजद जज पर मुश्तमिल कमेटी केस मुकर्रर करेगी। जजेस कमेटी इससे पहले चीफ जस्टिस और 2 सीनियर तरीन जजेस का 3 रुकनी बेंच मुकदमात मुकर्रर करता था। बाद अज़ां सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस 2024 पर अमल दरामद करते हुए जस्टिस मुनीब अख्तर की जगह
जस्टिस अमीनुद्दीन खान को 3 रुकनी जजेस कमेटी में शामिल कर लिया गया और इसके अलावा जो प्यूनी जज हैं जस्टिस मंसूर अली शाह, उन्होंने इस कमेटी का बायकॉट कर दिया था। अब रजिस्ट्रार हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी ऑफिस ऑर्डर के तहत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा ने सीनियरिटी के एतबार से 5वें नंबर के जस्टिस अमीनुद्दीन खान को 3 रुकनी जजेस कमेटी के लिए नामजद किया। आपको बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज, जिस तरह हमने पहले कहा, मंसूर अली शाह, उन्होंने जजेस कमेटी पर एतराज़ किया और इस हवाले से चीफ जस्टिस को ख़त भी लिखा। इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है मारूमिस्ट और पिल्डेट के सरबराह अहमद बिलाल महबूब साहब ने। अहमद बिलाल महबूब साहब, एक इंतहाई अहम मामला, 6-7 इजलास इलेक्शन कमीशन के हो चुके हैं लेकिन वो किसी नतीजे पर अब तक नहीं पहुंचे। या तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला उन्हें इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, या जो स्पीकर साहब ने खत लिखा और पार्लिमान में कानून साजी हुई, ये मामला किस तरफ आप जाते देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल ये है कि इलेक्शन कमीशन के अपने अरकान के दरमियान अभी तक कोई इत्तफाक राय पैदा नहीं हुआ। जैसे आपने भी अपने इंट्रो में बताया कि ऐसा खबरें ये हैं कि 2 मेंबर्स का कहना यह है कि इस पर इम्प्लीमेंटेशन की जानी चाहिए, इसके अलावा चारा नहीं है, और कुछ दूसरों की राय मुख्तलिफ हो सकती है। तो वो मुख्तलिफ लोगों से मिल के और उनकी राय दरियाफ्त करके और उनके साथ गुफ्तगू करके इत्तफाक राय की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर इत्तफाक राय नहीं हो सकेगा तो फिर बिलाखिर उन्हें कसरत राय से फैसला करना पड़ेगा। और कसरत राय से फैसला जो इस तरफ मैं जाता हुआ देख रहा हूँ वो इस वक्त तो यही है कि वो इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे शायद अमल ना हो सके, क्योंकि दूसरी तरफ पार्लियामान का भी एक कानून पास किया हुआ मौजूद है। मेरे ख्याल में ये वही सूरत हाल है जो इंतखाबात की तारीख के बारे में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बारे में हुई थी, और इलेक्शन कमीशन पार्लियामेंट की सपोर्ट के साथ उन्होंने उसके ऊपर अमल दरामद से इनकार कर दिया था। अच्छा अहमद बिलाल साहब, दूसरा ये बात बताइएगा कि 2 राय इस वक्त आराम मौजूद हैं। एक तो इश्तर साहब से हमने गुफ्तगू की, उन्होंने कहा जी पार्लियामान के पास इख्तियार है कि वो कानून साजी करके किसी भी फैसले पर नल एंड वॉइड हो जाता है अगर नई कानून साजी हो जाती है। साथ में शाइक उस्मानी साहब जो साबिक चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट है, उनका ये कहना है कि जब तक ये जजमेंट सस्पेंड नहीं होगी इस पर अमल करना पड़ेगा, अदरवाइज काफ़ी लोग जो हैं वो अपने कैरियर उनके ख़त्म हो चुके हैं। इन दोनों आरा में क्या दरमियान वाली भी कोई गुंजाइश मौजूद है? दोनों क्योंकि मुख्तलिफ बातें हैं। बिल्कुल, ये चूँकि 2 बिल्कुल मुख्तलिफ बातें हैं, मुतज़ाद बातें हैं, इसी वजह से तो इस वक्त बेयकीनी की कैफियत है। इसी वजह से तो इलेक्शन कमीशन उस पर अमल दरामद नहीं कर पा रहा। इसलिए तो पूरे मुल्क के अंदर एक बेयकीनी की कैफियत है, क्योंकि ऐसा मेरा ख्याल नहीं कि कभी कोई सूरत हाल पैदा हुई हो सिवाय इलेक्शन की डेट के, जिसका मैंने जिक्र किया 2023 में जो पार्लियामेंट के अंदर पैदा हुई थी। इसके अलावा शाइक उस्मानी साहब ये तो फरमा रहे हैं कि कोई चारा नहीं है उसके ऊपर अमल दरामद का, लेकिन क्या कभी ऐसा भी हुआ है कि पार्लियामेंट ने कानून पास कर दिया हो जो पूरी वजाहत और सराहत के साथ ये कहता हो कि इनके ऊपर अमल नहीं होना, क्योंकि ऑलरेडी आइन और कानून के अंदर ये मौजूद है चीज़ें जिसके मुताबिक ये जो फैसला है ये आइन के लेटर पे पूरा नहीं उतरता। अगरचे मैं उन लोगों में से हूँ जो आइन के स्पिरिट के मुताबिक मैं समझता हूँ कि ये जो नशिस्तें हैं ये PTI को मिलनी चाहिए, तो उसमें एक नया डॉक्ट्रिन ऑफ कंप्लीट जस्टिस इंट्रोड्यूस हुआ है। उसके बारे में कोई कंसेंसस नहीं है कि कंप्लीट जस्टिस की क्या ये मंशा है कि वो कोई भी फैसला कर दे खा आइन और कानून से वो मुताबिकत ना भी रखता हो। फैसले में तो यही लिखा हुआ है कि प्रोसीजर्स की पाबंदी लाजमी नहीं है अगर कंप्लीट जस्टिस करना हो, लेकिन चूंकि एक नई बात है और पार्लियामेंट ने भी एक कानून पास कर दिया है, तो मुझे नहीं लगता कि इसके बारे में कोई कंप्लीट एक यूनानिमिटी ऑफ व्यूज़ है। लेकिन शाइक उस्मानी साहब की बात दुरुस्त है कि फौरी तौर पे अब चूँकि डिटेल जजमेंट आ चुका है, पहले तो रिव्यू पिटिशन ना सुनने की वजह ये थी कि वो डिटेल जजमेंट नहीं आया था, अब आ गया है तो फौरी तौर पे इसकी मेरे ख्याल में सुनना शुरू कर दें। और बिल्कुल मैं शाइक उस्मानी साहब से मुत्तफिक हूँ कि पहला काम उनको ये करना चाहिए कि उसको सस्पेंड कर दें, उसको स्टे ऑर्डर दे दें तब तक कि वो फाइनल फैसला ना कर लें। तो इस तरह से हमारे इदारे आपस में तसादुम से बच जाएंगे।
ٹھیک. اچھا, اس میں ایک اور اہم سوال احمد بلال صاحب, جو پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس 2024 ہے ترمیمی جو ہے, آج ایک اور درخواست آ گئی افروز صاحب خٹک صاحب نے اس کے خلاف کہ جی یہ آئین کے آرٹیکل 89 کی خلاف ورزی ہے. اب صدارتی آرڈیننس تو جاری ہو سکتا ہے, وہ بالکل آئین اور قانون کے مطابق ہے, اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ افراز صاحب خٹک صاحب انتہائی محترم نام ہے, انسانی حقوق کے حوالے سے, باصول سیاست کے حوالے سے. میں نے ان کی جو درخواست ہے یا پٹیشن ہے وہ پڑھی تو نہیں ہے کہ انہوں نے کیا ریزنز دیے ہیں, لیکن بظاہر مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت ظالمانہ قانون ہے آرڈیننس کا. ہم ہمیشہ اس کے خلاف بولے ہیں کہ آرڈیننس کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے, لیکن اب چونکہ یہ آئین کے اندر موجود ہے اور آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ ڈٹرمن کرے گا پریزیڈنٹ پروملگیٹ کرتے ہوئے کہ کیا اس کی وہ حالات موجود ہیں جن کے تحت یہ آرڈیننس جاری کیا جانا چاہیے. تو اگر وہ سیٹسفائی ہے ان حالات کے بارے میں جس میں جاری کرنا ہے تو پھر یہ, اور کوئی کنڈیشن نہیں ہے, یہ اس کی اپنی سیٹسفیکشن ہے پریزیڈنٹ کی, وچ مینز پرائم منسٹر کی. اگر وہ سیٹسفائیڈ ہے تو پھر یہ جاری ہو سکتا ہے. لیکن باوجود اس کے کہ میں سمجھتا ہوں جمہوری اصولوں کے خلاف ہے آرڈیننس, لیکن کس حکومت نے آرڈیننس جاری نہیں کی ہے؟ ٹھیک. احمد بلال محبوب صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین, وقت تو چاہتا ہے ایک بریک کا, جس میں کی ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس آج ہو رہا ہے, جس میں پاکستان کے لیے بیل آؤٹ پیکج منظور ہونے کے امکانات بھی ہیں, اور پاکستان اس کے بارے میں بڑا ہوپ فل بھی ہے. ہوگا کیا, کن شرائط پر منظوری دی جائے گی, اور وے فارورڈ پاکستان کی اکانومی کے لیے کیا ہے, اور اس کے علاوہ ایف بی آر میں نئے ٹیکس ریفارمز لانے کی بات ہو رہی ہے, جس میں کہ نان فائلر کا کانسیپٹ بالکل ختم کر دیا جائے گا. وزیر مملکت برائے فائنانس علی پرویز ملک صاحب ہمیں جوائن کریں گے ڈیٹیل ڈسکشن کے لیے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. آئی ایم ایف کے ایگزیکٹو بورڈ نے پاکستان کے لیے $7 ارب قرضے کی منظوری دے دی ہے. بہت ہی اہم خبر ہے پاکستان کی اکانومی کے لیے. آئی ایم ایف کا قرض جو ہے وہ 5% شرح سود سے کم پر ملے گا. پاکستانی حکام اور آئی ایم ایف کی ٹیم نے 12 جولائی کو سٹاف لیول معاہدہ کیا تھا, تاہم یہ معاہدہ آئی ایم ایف کے ایگزیکٹو بورڈ کی منظوری جو کہ آج ہونی تھی اور پاکستان کی ترقیاتی اور دو طرفہ شراکت داروں کی جانب سے ضروری مالی یقین دہانیوں کی بروقت تصدیق سے مشروط تھا. اس کے بعد آئی ایم ایف کی طرف سے ایک کے بعد ایک شرط سامنے آئی جسے پاکستان کی جانب سے پورا کیا گیا. پاکستان کی جانب سے دعویٰ کیا گیا تھا کہ آئی ایم ایف کی تمام پیشگی شرائط پوری کر لی گئی ہیں. فائنانس ڈویژن نے گزشتہ ہفتے قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کو ان کیمرہ بریفنگ دیتے ہوئے بتایا تھا کہ آئی ایم ایف کو دوست ممالک کی جانب سے موجودہ قرضوں کی رول اوور کی یقین دہانیاں کرا دی گئی ہیں. مزید یہ کہ آئی ایم ایف کو پاکستان کے توانائی کے شعبے میں اصلاحات پر اعتماد میں لیا گیا. کمیٹی کو یہ بھی بتایا گیا کہ پاکستان کی مالی ضروریات آئی ایم ایف کے موجودہ بیل آؤٹ پیکج سے زیادہ ہیں. اس کے لیے $7 ارب آئی ایم ایف سے آئیں گے, جبکہ اضافی $5 ارب کمرشل بینکس اور دیگر قرض دہندگان سے حاصل ہوں گے. ان تمام شرائط کو مکمل کرنے کے لیے پاکستان کا انحصار دوست ممالک چائنا, سعودی عرب اور یو اے ای پر تھا, جن کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا. گزشتہ روز وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور وزیر اعظم شہباز شریف نے آئی ایم ایف سے جو منظوری آج ہو چکی ہے اس کی امید کا اظہار بھی کیا تھا. Well, we have the IMF board meeting tomorrow and we are very hopeful that the board will approve the 37-month $7 billion program. بورڈ کی میٹنگ ہے آئی ایم ایف کی, تو ہم نے تمام ان کی شرائط پوری کرتی ہیں, بڑی کڑی شرائط تھی پوری کرتی ہیں الحمدللہ. اس میں پھر یہ بات کہنا چاہتا ہوں, دل کی عطا گہرائیوں سے اور شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اپنے انتہائی اعتماد برادر ملک سعودی عربیہ کا, چین کا اور یو اے ای کا, کہ ان کے بھرپور تعاون کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا. وزیر اعظم اور وزیر خزانہ معیشت میں بہتری کے دعوے کر رہے ہیں, جس کی تائید آج ایشیائی ترقیاتی بینک کی جاری ہونے والی رپورٹ سے بھی ہو رہی ہے. اے ڈی بی کی رپورٹ کے مطابق رواں مالی سال کے لیے پاکستانی معیشت کو بہتر قرار دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مہنگائی کی شرح میں کمی اور میکرو اکنامک استحکام کے اشاریے مثبت ہیں. اسی رپورٹ کے مطابق مالی سال 2024 میں پاکستان کی معاشی ترقی کی شرح 2.4% تک, جبکہ مالی سال 25 میں جی ڈی پی کی شرح 2.8% تک ہونے کا امکان ہے. آؤٹ لک رپورٹ میں مزید بتایا گیا ہے
کہ حکومتی اخراجات میں کمی اور نجی شعبے کو فروغ دینا بھی پاکستانی معیشت کے رجحان میں بہتری کی شرط ہوگی۔ مہنگائی کی شرح 2023 تک 29% پر تھی، جبکہ 2024 میں کم ہو کر 23% پر آ چکی ہے، جبکہ منظم شرح سود ایکسچینج ریٹ میں استحکام سے پاکستان میں مہنگائی مزید کم ہونے کا امکان ہے۔ مالی سال 2025 میں پاکستان میں مہنگائی کی شرح 15% تک کم ہونے کی توقع ہے۔ اب اگر اصلاحات اور شرح سود کی بات کی جائے تو اس میں مسلسل کمی ہو رہی ہے اور 3 ماہ کے دوران شرح سود 22% سے کم ہو کر 17.50% پر آ چکا ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ شرح سود اب بھی زیادہ ہے، لیکن اس میں کمی کو بھی خوشائن قرار دیا جا رہا ہے۔ تفصیلی گفتگو کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر مملکت برائے خزانہ جناب علی پرویز ملک صاحب۔ علی پرویز ملک صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ۔ IMF نے بلاخر جو ہے کڑی شرائط کے بعد پاکستان کے لیے نئے قرض کی منظوری دے دی ہے۔ کیا آپ کو توقع تھی، کیونکہ اس سے پہلے شہباز شریف صاحب جو ہیں IMF کے حکام سے ملاقاتیں بھی انہوں نے کی ہیں، کتنے پر امید تھے آپ؟ جہاں تک میری اپنی سوچ اور سمجھ ہے، یہاں سے اب ہمارا اصلی کام شروع ہوتا ہے، which is کہ آپ نے اپنی یہ معیشت کے اندر ایک بہت بڑی قیمت دے کے معیشت کے اندر ٹھہراؤ اور استحکام تو لے آئے ہیں۔ آج آپ IMF کی مدد کے ساتھ اس کو اینکر بھی کر دیں گے، پرماننس بھی دے دیں گے، پر آج سے بحیثیت قوم، بحیثیت حکومت ہمارا کام شروع ہوتا ہے کہ ہم نے کیا اصلاحات لے کے آنی ہے جس سے آپ اپنی معیشت کے اندر وہ دیرپا اور جامع ترقی کے بیج رکھ سکیں، جس سے آپ ایک عام آدمی کی یہاں پہ جو خوشحالی ہے اس کو یقینی بنا سکتے ہیں اور اس ملک کو پائیدار ترقی دے سکتے ہیں۔ تو I think it is a moment to rejoice, at the same time a lot of introspection کہ ہم نے کس طرح سے یہ عہد کرنا ہے کہ یہ 24واں پروگرام جو ہے، 2 درجن پروگرام آپ جانتے ہیں پاکستان لے چکا ہے، کس طرح سے ہم اس کو آخری پروگرام بنائیں گے جو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا عہد۔ علی پرویز صاحب، میں بالکل آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ اب اس قرض کی منظوری کے بعد اور معاملات جو ہیں بہتری کی طرف جا سکتے ہیں، لیکن امتحان بھی ساتھ میں شروع ہوا۔ دوسرے بتائیے گا، IMF کی ڈیٹیل اناؤنسمنٹ تو آئے گی، اس میں پھر ہم دیکھیں گے کہ کیا کوئی ایک آدھ شرط یا ایک آدھ سینٹنس تو اٹیچ نہیں ہے۔ فار ایگزامپل IMF یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ جی سب کچھ بالکل ٹھیک ہے، لیکن ملک میں جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، ویسے پولیٹیکل معاملات ان کی ڈومین میں نہیں ہے، لیکن چونکہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی جڑی ہوئی ہے اکنامک اسٹیبلٹی سے، تو یہ بھی وہ کہہ سکتے ہیں کہ جی اگر تھوڑی سی پولیٹیکل انسٹیبلٹی کم ہو جائے تو معاملات زیادہ بہتر طریقے سے آگے کی طرف بڑھ سکتے ہیں۔ سیاسی آلودگی کی، آپ تو لیک آف سٹیبلٹی یا انسٹیبلٹی کی بات کر رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں سیاسی آلودگی، کیونکہ بحیثیت قوم مجھے اس چیز پہ شرم آتی ہے کہ جہاں پہ ہماری عوام کا مفاد بھی آتا ہے اس وقت بھی ہم اپنی اتنی آلودہ زدہ سیاست کو آگے لے آتے ہیں کہ ہم بیٹھ کے عوام کی خوشحالی اور بحالی کے جو مسائل ہیں ان کے اوپر بھی بات نہیں کر سکتے، بلکہ میں اس سے ایک قدم آگے لے کے جاتا ہوں۔ جب دشمن بھی ہمارے پہ حملہ کرتا ہے تب بھی ہم اپنے دشمن سے تو بات کرنے کو تیار ہیں، پر آپس میں اکٹھے نہیں بیٹھ سکتے۔ کیا ہم نے یہ عمران خان صاحب کی قیادت کے اندر نہیں دیکھا؟ تو میرے لیے تو یہ شرم کی بات ہے، پر اس سے یقیناً خدشات جنم لیتے ہیں، اور انہوں نے یقیناً ہمارے لیے جو تقاضے ہوں گے اس پروگرام میں جانے کے لیے انہوں نے یقیناً وہ زیادہ سٹرنجنٹ رکھے ہوں گے۔ پر میں گزارش یہ کروں گا، IMF اس کو اپنی معاشی نظر سے ضرور دیکھتا ہے اور اس کے مطابق سیف گارڈ بلڈ کرتا ہے، کیونکہ یہ 3 سال کا ایک پروگرام ہے جس کے اندر آپ جا رہے ہیں، تو ان کو اس چیز سے کوئی خدشہ نہیں ہے۔ ان کو اس چیز سے ضرور خدشہ ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر یہ عدم استحکام آیا تو کہیں ایسی حکومت دوبارہ تو نہیں آ جائے گی جو اس ریاست کو داؤ پہ لگا کے اپنی سیاست چمکانے کی کوشش کرے۔ کیا ایسی کوئی حکومت دوبارہ تو نہیں آ جائے گی جو سعودی عربیہ جہاں پہ تیل کے سب سے بڑے ذخائر ہیں، کیا ان سے بھی سستی قیمت کے اوپر ڈیزل بیچنا شروع کر دے کیونکہ اس کو اپنی سیاست کو بچانا تھا؟ تو یہ خدشات اپنی جگہ موجود ہوں گے، پر they have already been accounted for، and انہوں نے جو ہمارے سے جو سخت شرائط رکھی ہیں جس کو میٹ کر کے شہباز شریف صاحب ریاست کو کندھا دینے کے لیے، سہارا دینے کے لیے اپنی سیاست کو جس پہ داؤ پہ لگایا ہے، اور جو آپ اگر اس کو آپ ان ٹرمز آف ڈائریکشن یا روڈ ٹو ٹریول یا ڈائریکشن آف ٹریول دیکھیں تو بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ کوئی بھی ملک
اپنی چادر سے زیادہ بڑھ کے اپنی جو سسٹیننس ہے وہ کر نہیں سکتا. تو ہم نے اس کو, انہوں نے فرنٹ لوڈ ضرور کیا ہوگا پر ہم نے وہ بھی میرے خیال سے مرحلہ کراس کر لیا, اور اب ہمیں اپنی انٹروسپیکشن اور اپنی جو کورس کریکشن ہے اور اس کو کس طرح دیر پا ہم نے اس جو اصلاحات کے نظام کو بنانا ہے یہ وہاں پہ موجود ہوگا. ifs and buts جو تھیں آپ کے سامنے ہیں آلریڈی, وہ پریس کے اندر رپورٹ ہو چکی ہوئی ہیں. ہمیں اپنے فسکل ٹارگٹس میٹ کرنے ہیں, ہمیں پرائیویٹائزیشن کے اوپر موو کرنا ہے, ہمیں آپ جانتے ہیں ایکسٹرنل سیکٹر کے اوپر اپنی کیا ایشورنسز لینی ہے. اینڈ جو جس طرح سے میری اپنی سوچ اینڈ سمجھ ہے عادل صاحب, it is not something that we have to do for the IMF. It is something that we need to do for ourselves because ہمارا ملک اس سے کہیں بہتر ہم سے ایکسپیکٹ کرتا ہے. اور ہم لوگوں کے اوپر جو یہاں پہ ایوانوں کے اندر بیٹھتے ہیں ان کو اپنی چھوٹی سیاست کو ترک کر کے عوام کے مفاد کو مقدم رکھ کے یہ سارے کام کرنے ہوں گے. یہی وہ ایشورنس ہے جو اس نظام کو آف ٹریک یا ڈیریل نہیں ہونے دے گی. علی پرویز ملک صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود رہے گا. ناظرین بریک کے بعد اسی گفتگو کو آگے بڑھتے ہیں کیونکہ بہت بڑی خبر ہے یہ کہ IMF نے پاکستان کا بیل آؤٹ پیکج جو ہے منظور کر لیا ہے. بریک کے بعد مزید گفتگو. ویلکم بیک ناظرین. علی پرویز ملک صاحب وزیر مملکت برائے خزانہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. علی صاحب مجھے بتائیے گا کہ آج جو ADB کی آؤٹ لک رپورٹ آئی ہے, مہنگائی کم ہوئی ہے, معیشت کی اس میں تعریف بھی ہوئی ہے, لیکن ہمارا جو انٹرسٹ ریٹ ہے ابھی بھی وہ ڈبل ڈیجٹس میں ہے اور حکومت کہہ رہی ہے مہنگائی جو ہے وہ سنگل ڈیجٹ میں ہے. کیوں یہ کم نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں میں آپ سے صرف اتنی گزارش کروں گا کہ ہمیں بیماری کے اوپر اپنا دھیان دینے کی کوشش کرنی چاہیے. ہم نے جو یہ ساری باتیں کی ہیں یہ علامات ہیں اس بیماری کی. تو جب آپ مہنگائی کے اوپر قابو رکھیں گے اور مہنگائی کے اندر آپ کی معیشت کی جو پالیسی ہے یا اس کا جو فیلئر ہے وہ ساری کی ساری اس کے اندر جھلکتی ہیں. تو آج اگر 40% سے مہنگائی 9.5% پہ آئی ہے اور آج عارف حبیب سیکیورٹیز کی رپورٹ کہہ رہی ہے کہ اس مہینے 7.5% کے اوپر وہ شرح آئے گی, تو آپ نے اپنی معیشت کا یقیناً قبلہ درست کر لیا ہے. آپ مہنگائی کے اوپر اسی طرح قابو پا کے رکھیں گے تو انٹرسٹ ریٹ جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی مانیٹری پالیسی کمیٹی کی ذمہ داری ہے, مجھے ایز معیشت کا ایک ادنا سا طالب علم ہونے کے ذریعے یہ پورا یقین ہے کہ جس طرح سے وہ پچھلے چند مہینوں کے اندر 4-5% کم ہو چکی ہے, اگلی جب بھی مانیٹری پالیسی کمیٹی ہوگی اسی رستے کے اوپر آگے چلتے ہوئے عوام کو اور ہم ریلیف دے سکیں گے, اپنی معیشت کو دوبارہ بحال کر سکیں گے, ڈیمانڈ کو ری انویگریٹ کر سکیں گے. کیونکہ اب ہمیں وہ اصلاحات کے ذریعے جامع اور ایک پائیدار ترقی کی طرف سفر کرنا ہے اور اس کے اندر انٹرسٹ ریٹ کا ایک بڑا کلیدی کردار ہے. تو میں اس چیز کو اس سے آگے بات نہیں کرنا چاہتا, میں صرف گزارش یہ کروں گا حکومت کو بالکل ان مسائل کا ادراک بھی ہے اور اس کے اوپر جامع انداز کے اندر اٹینڈ کرنے کی بھرپور کوشش بھی کر رہی ہے. اچھا ایک جملہ آپ نے استعمال کیا علی صاحب کہ عوام کو ریلیف دینے پر ہم کام کر رہے ہیں, لیکن کیا ایکسپیکٹ کریں یہ جو نیا پروگرام ابھی منظور ہو جائے گا کیا مستقبل قریب میں یوٹیلیٹیز کی پرائسز پھر بڑھیں گی, ایسی کوئی شرائط ہیں؟ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ ریلیف سے ہماری مراد کیا ہے. ہمیں تو پہلے اس چیز کے اوپر بھی اپنا ذہن کلیئر کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں سب سے بڑی ریلیف جو آپ کسی بھی عوام کو دے سکتے ہیں, خاص طور پہ ایک غریب آدمی کو, وہ یہ ہے کہ آپ مہنگائی کے اوپر قابو پا لیں. کیونکہ جو مہنگائی ہے وہ چیزوں کی اشیاء کی قیمتیں بڑھا کے غریب آدمی کی جیب کے اوپر زیادہ بوجھ کا باعث بنتی ہیں بنسبت آپ کے جس کی لاکھوں روپے کی تنخواہ ہو یا میرے جیسے لوگوں کی جن کے پاس اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا سب کچھ ہو. تو مہنگائی پہ قابو ہوگا تو ریلیف خود بخود ہی عوام کے اوپر پہنچنا شروع ہو جائے گا. اب جو آپ نے بات کی کہ جی کیا IMF کے پروگرام میں رہتے ہوئے اس کی شرائط کے اندر جکڑے ہوئے ہم بجلی کے بل کو اور بڑھانے یا بجلی کے ریٹ کے اوپر بڑھانے کے اوپر مجبور تو نہیں ہوں گے. تو میری اس پہ عادل صاحب گزارش یہ ہے کہ اگر ہم نے بجلی کا ریٹ کم کرنا ہے تو ہمیں اپنی چوری چکاری جو تقریباً 6 روپے کی بجلی کے نظام کے اندر ہوتی ہے اور ان لوگوں کو جو اس نظام کو کم کرنے کے لیے بجلی کی چوری کے اوپر قابو پانے کے لیے اپنی جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ ہمیں مہیا نہیں کرتے, بلکہ خود گریڈز کے اندر اور ریاست کی املاک کے اندر گھس کے چوری والے فیڈروں کو چلاتے ہیں, ان کو
उनको कटहरे में खड़ा करना पड़ेगा। हमें जो लोग इस कौम के अंदर अपनी आमदनी के ऊपर टैक्स नहीं देते, कैश इस्तेमाल करते हैं ताकि वो अपना जायज बोझ इस मईशत की बहाली के अंदर अपना किरदार अदा ना कर सकें, उनके ऊपर हमें अपनी उंगली और नुक्ताचीनी करनी होगी ताकि वो 7-8 रुपए का टैक्स जो बिजली की कीमत के ऊपर है हम वो उतार के उन लोगों के ऊपर डाल सकें जो बड़ी बड़ी दुकानें चलाते हैं, बड़े बड़ी गाड़ियों में फिरते हैं और अपना टैक्स नहीं देते। हमें उन लोगों को कटहरे में खड़ा करना पड़ेगा जिन्होंने बिजली के मंसूबे तो लगवा दिए पर उसके साथ जो ट्रांसमिशन की लाइनें हैं जो आपके पावर परचेज एग्रीमेंट का एक कलीदी हिस्सा होती हैं, क्योंकि कोई भी नया पावर प्लांट आपकी यहाँ पे मुल्क के अंदर उसको क्याम नहीं किया जा सकता जब तक उसकी ग्रिड कनेक्टिविटी ना हो। तो आज ये किन लोगों ने नालायकी की है कि मंसूबे लगा दिए हैं आपके कराची के अंदर, सिंध के अंदर, और जहां पे बिजली की खपत है पंजाब के अंदर वहां तक आप बिजली मुहैया नहीं कर सकते। तो जब तक आप इन लोगों को करार वाके सजा नहीं देंगे, आपकी चोरी, ब्लीडिंग, पावर सेक्टर का सर्कुलर डेट इसी तरह आसमानों को चढ़ता जाएगा। तो मुझे आप हटा के किसी अलादीन को भी इला के यहाँ पे बिठा दें तो वो इस बीमारी को नहीं रोक सकता। तो इसलिए मैंने आपसे कहा कि जो आप जैसे यहाँ पे जो सहाफी हैं जो मईशत को समझते हैं, उनको आज उनकी जिम्मेदारी है कि बीमारी की निशानदही करें, बहस बीमारी के ऊपर करें। ये जो यहाँ पे जो सानवी चीजें हैं ना कि उसकी अलामात किस तरह से नजर आती हैं, ये उसकी सुपरफिशियल गुफ्तगू से अलहदा हो के बीमारी के ऊपर अपना ध्यान देंगे तो वो जो लोग यहाँ पे आज अपनी छोटी सियासत को चमकाने के लिए रियासत के मफादात को नुकसान पहुंचाते हैं, उनको अपनी गिरबान के अंदर झांकना पड़ेगा। यही वो तरीका है जिससे हम एक गरीब आदमी को तहफ़्फ़ुज़ दे सकते हैं, उसका बोझ घटा सकते हैं। और पाकिस्तान को मैं एक दफा फिर कहते हूं, जामे इंक्लूसिव जिसको कहते हैं और पायदार, जो क्रेडिट कार्ड के ऊपर ना हो कि 2 महीने के अंदर अपने मुंह पे गिर जाए जब दुनिया आपको पैसा देना बंद करे, पायदार तरक्की के रास्ते पे डाल सकते हैं। अली परवेज मलिक साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, आपने सुना, बड़ा अहम इजलास आज हो रहा है और पाकिस्तान होपफुल है कि IMF से मामला तय पा जाएंगे। तो आज के प्रोग्राम पर फीडबैक जरूर दीजिएगा। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाज़ेब। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।